मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अपने काम को छोड़ के, अपने उसूलों को छोड़ के, पत्रकारिता के जो उसूल है उसको छोड़ के सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। और जो पत्रकार है, जो पत्रकारी उसूलों में विश्वास करते हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं जो अपना काम करना चाहती हैं आजाद तरीके से, उन पे दबाव डालने के अलग अलग तौर तरीके सरकार ने अपना लिए। सिद्दीक कप्पन जो केरला के पत्रकार हैं, 2 साल 4 महीने वो जेल में काट चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो हाथरस में जो एक गैंग रेप एक दलित लड़की का हुआ, उसकी कवरेज करने के लिए वो वहां पे जा रहे थे, वहां तक पहुंच भी नहीं पाए, स्टोरी कर भी नहीं पाए, और 2 साल 4 महीने तक वो जेल में सड़ रहे। कोर्ट ने उनको बेल भी दिया है यूएपीए केस में, पीएमएलए केस में, लेकिन इसके बावजूद जो है टेक्निकल कुछ डिफिकल्टीज पैदा की जाती है और वो आज तक जो है वो रिहा नहीं होगा। कश्मीर में फहाद शाह, सज्जाद गुल, 2 ऐसे पत्रकार हैं जिनको यूएपीए के तहत 7-8 तकरीबन 1 साल हो गया। अगर उनको बेल मिलता है तो फौरी तौर पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है। हाल ही में हमने मनन गुलजार के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, कश्मीर के एक फोटोग्राफर जो 2 साल तक बंद थे यूएपीए के तहत, और जिनको आखिर एक कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। मुझे याद है 1.5-2 साल पहले की बात है कि एक और फोटोग्राफर जिनको सरकार फंसाने की कोशिश कर रहा था, कश्मीरी, उनके केस में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बाकायदा उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि हमको शक है कि ये जो अपने आप को फोटोग्राफर बोलता है ये एक्चुअली ये पत्रकार नहीं है। और देखा कि वे कैसी कैसी तस्वीरें ले रहे हैं, तो हमको एक भी जो है सरकारी ब्लड डोनेशन कैंप वाली तस्वीर नहीं मिली। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जो अलग अलग इवेंट्स हैं उसकी तस्वीरें नहीं मिली। हमको सिर्फ लोगों की प्रोटेस्ट की तस्वीरें मिली। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब तय करेगा कि पत्रकार कौन है और कौन नहीं है, और उनके फैसले के आधार पे पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाएगा। कश्मीर की मशहूर फोटोग्राफर सना मट्टू, जिसको पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया, जब वो न्यूयॉर्क जाने वाली थी वहां इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए, एयरपोर्ट पे उसको रोक दिया जाता है। सना मट्टू के खिलाफ कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, लेकिन वो कश्मीरी है, पत्रकार है, इसलिए जो आपके संवैधानिक जो हुकूक है वो आप पे लागू नहीं होंगे और आपको रोक दिया जाएगा। कोविड के टाइम में जिस तरह से हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। कोयम्बटूर का एक पोर्टल है सिंप्लिसिटी, जिसके पब्लिशर एंड्रू सैम के खिलाफ केस दर्ज हुआ क्योंकि उस पोर्टल में एक खबर छपी कि कोयम्बटूर शहर में लॉकडाउन के दौरान जो राशन की दुकानें थी वहां पे राशन खत्म हो चुका था, और इस खबर को छापने के लिए पब्लिशर के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधान को इन्वोक किया गया, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के प्रावधानों को इन्वोक किया गया। पोर्ट ब्लेयर में एक सहाफी जुबैर अहमद, उन्होंने सिर्फ ट्विटर पे पोर्ट ब्लेयर की पुलिस का मजाक उड़ाया
कि आपने एक परिवार को क्वारंटीन में क्यों भेजा, जबकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कोविड के पेशेंट से फोन पे बात किया। मिलने की बात छोड़िए, उन्होंने सिर्फ फोन पे बात किया और पुलिस ने उनको क्वारंटाइन में बंद कर दिया। तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई ये क्या है, और जुबैर अहमद के खिलाफ पोर्ट ब्लेयर की पुलिस ने केसेस फाइल किए और 1.5 साल लगे, जबकि फाइनली कलकत्ता हाई कोर्ट से उसने उन केसेस को क्वॉश करने में सफलता प्राप्त की। और ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं। दवार के खिलाफ भी केसेस हैं। दिल्ली में विनोद जोश, राजीव सरदेसाई, मृणाल पांडे जैसे सीनियर सहाफियों पे दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह का केस फाइल किया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि 26 जनवरी 2022 के जो किसानों की जो रैली थी उसमें जहां पे एक किसान की मृत्यु हो गई, इन लोगों का कहना था कि भाई वो गोली की वजह से इनकी इसका इंतकाल हुआ, जबकि पुलिस का दावा था कि ये एक्सीडेंट की वजह से मर गई, और इसको राजद्रोह का केस बनाया जाता है। गुजरात में धावल पटेल एक संपादक है किसी छोटे वेबसाइट के, 2 साल पहले उन्होंने एक लेख शाया किया जहां पे उन्होंने कहा कि विजय रूपाणी जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, ये चंद दिनों में या चंद हफ्तों में इनको रिप्लेस किया जाएगा। अल्टीमेटली ऐसा हुआ ही, लेकिन कुछ महीनों के बाद। लेकिन इस लेख की वजह से धावल पटेल के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा। तो जब कानून को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, एक जमाने में कानूनी जो खतरा पत्रकार के सामने सबसे ज्यादा वो यही था कि मानहानि का केस आपके खिलाफ दर्ज हो सकता है, सिविल हो या क्रिमिनल, आप पे मानहानि का केस लग सकता है। और क्रिमिनल मानहानि लगा भी तो ये इतना संजीदा, इतना सीरियस नहीं माना जाता था, क्योंकि क्रिमिनल डेफेमेशन में पुलिस का कोई रोल नहीं है। जब मैं हिंदू अखबार का संपादक था तो क्रिमिनल डेफेमेशन केसेस 1-2 जयललिता जो उन दिनों की मुख्यमंत्री थी उन्होंने फाइल किया, लेकिन पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं था। इसलिए उन मुकदमों को इतना खतरनाक नहीं माना जाता। आज के दौर में अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या और भी जो अलग अलग मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, तो नया जो फैशन अब शुरू हो गया वो ये कि आप पत्रकार पे ऐसे मुकदमे, ऐसे चार्जेस आप फाइल करोगे जिससे आप पुलिस को आजादी देते हो उनको गिरफ्तार करने के लिए, उन पे दबाव डालने के लिए। और ये सिर्फ एक डराने धमकाने की बात नहीं है। मणिपुर में किशोर चंद्र वांगखेम ने एक व्यंग्य फेसबुक पे पोस्ट किया जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कोविड के शिकार हुए और मर गए, और किशोर चंद्र वांगखेम ने इस सवाल को उठाया कि भाई अगर गोबर या गोमूत्र वाकई में कोविड से आदमी को बचा लेता है तो ये शख्स मरे क्यों? क्योंकि भाजपा और उनके बहुत सारे नेता गोमूत्र और गोबर का सेवन जो है ये एडवाइस, सलाह देते थे लोगों को कि आप अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। तो इस व्यंग के लिए किशोर चंद्र वांगखेम को गिरफ्तार किया जाता है। किस कानून के तहत? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें सरकार को कोई केस प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, 1 साल के लिए आप बंद हो सकते हैं। ये अच्छी बात है कि उनके वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट आए और जल्द से जल्द मणिपुर सरकार को मजबूर होना पड़ा कि उसको छोड़ दे। लेकिन ऐसे केसेस फाइल हो रहे हैं, और यही वजह है या ये एक कारण है जिसकी वजह से दुनिया भर में जो मीडिया रैंकिंग्स है उसमें भारत एक डेमोक्रेसी होने के बावजूद मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में स्कोर जो है भारत का गिरता ही जा रहा है।
इसके अलावा अगर हम मुकदमे से हट के मीडिया पे जो प्रेशर है इसके बारे में हम बात करें तो फाइनेंशियल प्रेशर एक बहुत बड़ा जरिया है जिससे जो है मीडिया के फंक्शनिंग पे असर पड़ता है। और फाइनेंशियल प्रेशर के भी अलग अलग तौर तरीके हैं। दैनिक भास्कर ग्रुप जिसने कोविड के टाइम उत्तर प्रदेश में एक तरह से जिस तरह से मौतों की संख्या सरकार के दावे से कई गुना ज्यादा वास्तव में जो है डेथ रेट मच मोर और मुख्तलिफ जो है शमशान घाट और अलग अलग जगहों में जाके इसकी गिनती जो है दैनिक भास्कर ने किया, जिससे बहुत ही खौफनाक पिक्चर निकला जो सरकार को जाहिर है कि सरकार को बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन खबरों के चंद हफ्तों बाद, चंद महीनों बाद पता चला कि दैनिक भास्कर ग्रुप पे उनके दफ्तरों पे इनकम टैक्स वाले पहुंच गए, क्योंकि जो बड़े हिंदुस्तान के जो मीडिया समूह हैं ये सिर्फ अखबार या टीवी चैनल नहीं चलाते, इनके अलग अलग बिजनेस होते हैं और हिंदुस्तान में हर बिजनेस चलाने के लिए आपको सैकड़ों सरकारी परमिशन की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि 19-20 का कहीं पे कुछ हुआ हो जिसकी वजह से इंक्वायरी शुरू हो जाती है, दबाव डाला जाता है और ये केसेस तभी खोले जाते हैं जब आप भूल के आपका जो कवरेज है वो सरकार के खिलाफ आप शुरू कर देते हैं। मुझे एक मिसाल याद है सन 2000 या 2001 का, और उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दिनों भाजपा की सरकार है, उन दिनों भी भाजपा की सरकार है और हम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग राउज एवेन्यू की ही बात कर रहे हैं। उन दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था और हमारे दो कोलीग्स राजेश रामचंद्रन और अक्षय मुकुंद ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में जो लैंड अलॉटमेंट थे जो हो रहे थे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जानिब से, उसके बारे में हम लोगों ने सीरीज छापना शुरू किया कि किस तरह से बड़े बड़े प्लॉट राउज एवेन्यू में संघ परिवार के मुख्तलिफ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जा रहे थे। फलाना भारती, फलाना संघ, 10 ठो जो है उन्होंने अलग अलग संगठन बना रखे थे, सबको जमीन सरकार की ओर से कम कीमत पे दी जा रही थी। तो हमने ये सीरीज शुरू किया और शायद 2 या 3 कड़ी हम लोग छाप चुके थे। फ्राइडे का दिन था और नीचे से जो है वो फोन आता है रिसेप्शन से कि भाई एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से एक बहुत अर्जेंट खत आपके नाम भेजा गया है। तो देखा चलिए देख लेते क्या है। तो खत संपादक के नाम था, तो हम भागे संपादक के पास गए और खत में ये लिखा था, और मैं 2000 या 2001 की बात कर रहा हूं कि महोदय, सन 1965 में जब आपने अपनी इमारत खड़ी की बहादुर शाह जफर मार्ग पे, तो आपको बेसमेंट बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बेसमेंट जो है आपने बना दिया। 1968 में हमने आपको खत लिखा कि भाई आपके छत पे जो वाटर कूलर है उसकी हाइट जो है वो 2 फुट ज्यादा है, आपने उसको कम नहीं किया। 1974 में हमने आपको खत लिखा कि भाई बिल्डिंग कोड के तहत जो बैल्कनी आपने बना रखी है ये गैर कानूनी है, इसको आप हटाइए। और ऐसे 4-5 मिसाल दिए गए बिल्डिंग कोड वायलेशन के। और आखिर में लिखा था कि क्योंकि आप 40 साल से हमारे नोटिसों को नजरअंदाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो आपकी बिल्डिंग कोड वायलेशन है आप उसको करेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए हम सोमवार को 11 बजे आ रहे हैं, मेहरबानी करके बिल्डिंग का वेकेंट पोजीशन हमको दीजिए। इतना बड़ा कदम टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा 3 स्टोरी छापी संघ परिवार के खिलाफ और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से
टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ इविक्शन नोटिस। तो हम बड़े खुश थे कि भाई ये तो बहुत बड़ी स्टोरी होगी कि देश के सबसे बड़े अखबार पे सरकार का इस किस्म का दबाव जो है ये तो कल फ्रंट पेज पे छपना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो टाइम्स इंडिया के मालिक है, उन्होंने इस बात को छापने से इनकार किया, उनको उचित नहीं लगा। वो सीधे गए मंत्री के पास और वहां पे समझौता हुआ, स्टोरी की कड़ी हमारी वहीं की वहीं रुक गई और नोटिस अपने आप जो है विड्रॉ कर दिया। तो ये दबाव डालने का तरीका, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल एजेंसीज, ये तो लंबे अरसे से चला आ रहा है। लेकिन जिस तरह से इन दिनों इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ अखबार जैसे हिंदू अखबार है, जब हिंदू अखबार ने रफाल सौदे के खिलाफ दस्तावेज को छापे तो डीएवीपी के जो इश्तेहार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इश्तेहार है, सब जो है वो हटा दिए गए हिंदू अखबार से। और भी अखबार है जिनको इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। कुछ टीवी चैनल है जिन्होंने, बल्कि हम उसका नाम भी रखते हैं, एनडीटीवी। 2-3 साल पहले एनडीटीवी से खबरें आई कि भाई बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं जो इश्तेहार अपना देते थे, लेकिन अब वो हाथ धोना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम पे दबाव डाला जा रहा है कि अगर हम एनडीटीवी में इश्तेहार देते रहे तो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल एनडीटीवी तो अब मोदी साहब के दोस्त ने खरीद लिया, ये भी एक तरीका है फाइनेंशियल एक तरह से कंट्रोल पाने के लिए। और आज अगर हम देखें तो मीडिया का एक जो मेजॉरिटी सेक्शन है वो सरकार से सवाल पूछने में विश्वास नहीं करता। और अगर सरकार से सवाल पूछने में विश्वास नहीं करता तो जाहिर है कि वो जो चौथे स्तंभ का जो किरदार मीडिया को निभाना चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में, वो रोल जो है मीडिया अदा नहीं कर पा रही, जिससे तमाम जो जिन खतरों का मैंने वर्णन किया और जो है ये स्थिति जो है डेमोक्रेसी की और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि मीडिया इसके बारे में देख नहीं पाता, मीडिया इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाता, मीडिया इस पर रोशनी नहीं डालना चाहती। मीडिया जो है जनता को इन चीजों से अवगत नहीं कराना चाहती और इससे जो है सिचुएशन और खराब होता हुआ नजर आता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि इससे हम रास्ता क्या निकालें। और यहां पे मैं गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, खासतौर पे उनका जो जर्नलिज्म का जो करियर है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरे एक्सपर्टीज का फील्ड तो है नहीं। गांधीयन जर्नलिज्म पे किताबें लिखी गई हैं, अंबेडकर के जर्नलिज्म पे पीएचडी थीसिस लिखी गई है, लेकिन लोग शायद ज्यादा तफसील से नहीं जानते कि साउथ अफ्रीका से लेके आखिर तक महात्मा गांधी का रोल एज एन एडिटर, एज ए पब्लिशर कंटिन्यूसली चलता रहा। साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम के अखबार को चलाते थे, हिंदुस्तान लौट के यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन ऐसे अखबारों का जो है इस्तेमाल किया गया लोगों को एक तरह से लोगों की कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। और ये जो अखबार है जाहिर है कि पब्लिक सपोर्ट के बेसिस पे इनको चलाया गया और इस बात की परवाह नहीं की गई, खासतौर पे जब गांधी हिंदुस्तान लौटे, इस बात की परवाह नहीं की गई कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो उन दिनों अंग्रेजों के हाथ में थी, कि हुकूमत का रवैया क्या रहेगा। ठीक इसी तरह
भगत सिंह बेहद एक इनकलाबी नौजवान जो एक तरह से रेवोल्यूशनरी एक्शन के साथ याद किए जाते हैं। उनको एक आइकॉन बनाया जाता है, टी शर्ट पे लोग उनकी तस्वीरें पहनते हैं, लेकिन शायद उतनी मात्रा में लोगों को जानकारी नहीं है कि वो कलम में भी विश्वास करते थे और मुख्तलिफ जो तखल्लुस है उनके साथ वो अखबारों में लेख लिखते थे। कीर्ति अखबार में खासतौर पे उनके लेख बहुत फेमस माने जाते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ भी जो है अंग्रेजों ने भी कार्रवाई करने की कोशिश की। और गांधी और भगत सिंह के अलावा जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, वो भी जो है अखबारों की ताकत पे पूरी तरह से विश्वास करते थे। मूक नायक नाम का अखबार पहले उन्होंने शुरू किया, उसके बाद बहिष्कृत भारत, फिर समता जिसका नाम जो है जनता में तब्दील हो गया और आखिर में जो है प्रबुद्ध भारत के नाम से निकलता रहा। और अगर गांधी जी की पत्रकारिता एक बहुत बड़े विशाल पैमाने पे अलग अलग सियासी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवालों पे रोशनी डालने की कोशिश क्या करती, तो और जहां भगत सिंह की जो पत्रकारिता थी उसका फोकस था डायरेक्टली जो है फ्रीडम स्ट्रगल पे, लोगों को एजुकेट करने में, लेकिन साथ साथ लोगों के जो लिविंग कंडीशंस थे, किसानों की दुर्दशा, मजदूरों की दुर्दशा, उस पर रोशनी डालने की कोशिश की जाती थी। तो अंबेडकर साहब का फोकस जो बहुजन समाज है उनकी दुर्दशा पे फोकस उनका रहा। और